सिर में दर्द होने का न्यूरोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है? नसें होती हैं या खून की नलियाँ जिनको हम बोलते हैं आर्टेरियल, उनके फैलने और सिकुड़ने की जो पावर है उसमें चेंज होने की वजह से ये इस तरीके का सिर दर्द होता है। गिरने से होने वाले एक्सीडेंट के दौरान सर में चोट लग जाना, ऐसी स्थिति हो जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सिर वाला हेड अप जिसको बोलते हैं वो ऊपर रखें। दूसरा, कोई भी नुकीली चीज़ हो उसको आप हटा दें। एक, उसको करवट में लिटा दें। ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली होता क्या है? हमें कैसे पता चले कि ब्रेन ट्यूमर हो गया? हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल्ड और इरेगुलर जो ग्रोथ होती है उसको हम ट्यूमर का नाम देते हैं। ये ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है और हम कैसे पहचाने कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया? उसमें अगर कोई रुकावट आ जाती है, खून की सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर ब्रेन की सप्लाई बंद हो जाती है तो उसको ब्रेन अटैक भी बोल सकते हैं या ब्रेन स्ट्रोक। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है। हेल्थ मंत्रा में हम आपको ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बातचीत करवाते हैं जो बड़ी सरल लैंग्वेज में आपको तरह तरह की जो डिजीज़ हैं और उनके क्योर बड़े साइंटिफिक तरीके से बताते हैं। दोस्तों, आप डेली लाइफ में जब हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में ट्रैवल करते हैं तो आपने भी देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट्स को होते हुए, हेड इंजरी होते हुए, ट्रॉमा में उन पेशेंट्स को ले जाया जाता है ट्रॉमा हॉस्पिटल्स में। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो कुछ समय तक हमें ये समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, इसको क्या फर्स्ट एड दें, क्या प्राथमिक उपचार करें। इसी तरह के मामले आते हैं ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, मिर्गी या एपिलेप्सी। व्यूअर्स, ये जो सारी जो डिजीज़ और जो सिचुएशंस कंडीशंस मैंने बताई हैं, ये सारी जो कंडीशंस हैं इनको साइंटिफिकली क्लासिफाई किया जाता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ क्या होती हैं, इसका साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है और बिल्कुल सही भाषा में इनका इलाज, इनके सिम्टम्स और इनकी जानकारी बिना किसी अफवाह के, बिना किसी वेग लैंग्वेज के हम यहाँ इनवाइट करते हैं बहुत ही प्रेस्टिजियस डॉक्टर्स को जो अपनी लैंग्वेज में, बड़ी इजी लैंग्वेज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ आपको बताने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक पर्सनालिटी, ऐसे ही एक फेमस डॉक्टर योगेश अग्रवाल को आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जानकारी देंगे बड़ी इजी लैंग्वेज में। आप जयपुर के फेमस नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन हैं और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हेड इंजरी, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर और इस तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में उनका नॉलेज तो है बहुत अच्छा, साथ में लगभग 4000 सर्जरीज वो कर चुके हैं। ऐसे डॉक्टर योगेश अग्रवाल आज हमारे बीच में हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कैसे हो सर? बस एकदम बढ़िया। जैसे हम किसी आदमी को पसीने आ रहे हैं जोर से, बड़ा कमजोरी महसूस कर रहा है या कुछ ऐसा सिम्टम है कि उसका काम में मन नहीं लग रहा है, तो उसको एक सीधे सा एक समझ में आने लगता है कि कोई कार्डियक प्रॉब्लम या हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचे हो रहा है, इसका मतलब उसको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी ऐसे कोई सिम्टम पेशेंट महसूस करता है, और अगर महसूस करता है तो उसको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि हर जिस तरीके से हार्ट के लिए, लीवर के लिए या और कोई ऑर्गन के लिए अपने अपने स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, इस तरीके से जो भी बीमारियां या समस्याएं दिमाग से रिलेटेड होती हैं उसमें भी कुछ इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं या ऐसा क्लू होते हैं जिनको कि हमें समझकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हमें एक न्यूरोसर्जन से या न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। तो पहले हम आते हैं इसमें कि अगर आपको जिस तरीके से घबराहट, बेचैनी हो रही है या कुछ इस तरीके के सिम्टम्स के साथ में अगर आपको सिर में दर्द है, कोई उल्टी है सिर में दर्द के साथ में, या आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपके बॉडी में किसी भी ऑर्गन में कोई वीकनेस है या कोई कमज़ोरी आ गई है, साथ में सिर दर्द है और वो लगातार बना हुआ है, सिर दर्द लगातार बना हुआ है, उसकी इंटेंसिटी वो कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, या बॉडी के किसी पार्ट में कोई समस्या है जैसे कि
बोलने में कोई तकलीफ होने लगी है, सुनने में तकलीफ होने लगी है, देखने में तकलीफ होने लगी है और साथ में सिर दर्द, उल्टी या इस तरीके की समस्याएं हो रही है, तो आपको तुरंत नज़दीकी डॉक्टर जो है न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से परामर्श जरूर लेना चाहिए। एक सबसे कॉमन जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, लोग तो न्यूरोलॉजी शब्द यूज़ नहीं करते कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आगे सिर में दर्द हो रहा है या पीछे की साइड में दर्द हो रहा है, और एक वर्ड जिससे बहुत लोग अब परिचित हो गए हैं कि जब सीवियर कंडीशन होती है हेडेक की तो एक माइग्रेन वाली स्टेज में हम पहुंचते हैं। सिर में दर्द होने का न्यूरोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है और माइग्रेन का न्यूरोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है, ये मैं आपसे जानना चाहता था। देखिए, सिर में दर्द जो है वो बहुत ही आम समस्या है। मतलब ऐसा शायद ही कोई पर्सन होगा जिसने अभी तक अपने जीवन में कोई सिर दर्द महसूस नहीं किया हो। इसके रीजन भी आप बता सकते हैं। और सिर में दर्द बहुत से कारण की वजह से हो सकता है। मतलब कि आपको अगर जुकाम है तो आपको साइनोसाइटिस हो सकता है, समस्या हो सकती है। आपको अगर पीछे की तरफ गर्दन में दर्द है, यानी कि आपको सर्वाइकल की डिस्क की प्रॉब्लम है, तो आपको सिर दर्द हो सकता है। अगर आपको नींद नहीं आई है, प्रॉपर नहीं आई है, तो आपको सिर दर्द हो सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अनकंट्रोल्ड है, उसकी वजह से हो सकता है। या कई बार तनाव की वजह से भी सिर दर्द हो सकता है, डेली लाइफ का स्ट्रेस। और बहुत ही रेयर कॉजेज में हम जब चले जाएं तो फिर ब्रेन ट्यूमर या कोई ब्रेन में अंदर कोई समस्या परेशानी है, अंदर कोई पैथोलॉजी है उसमें, तो उसके कारण से भी सिर दर्द हो सकता है। तो सिर दर्द इतना वेग टर्म है कि इसके कई सारे कारण हैं, और उनमें से जैसा कि आपने एक पूछा है, माइग्रेन भी बहुत ही कॉमन परेशानी है, और ये मुख्यतया महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। महिलाओं में इसका क्या रीजन है? इसका रीज़न है कि हम एक तो पहला तो क्या है, जिनमें जेनेटिक एक कारण भी मिलता है, जिनके पारिवारिक समस्या होती है, मदर को भी है, बहन को भी है, और परिवार के और सदस्यों को भी है। तो ये एक तरीके का वैस्कुलर हेडेक होता है, जिसके मतलब कि हमारे खून की जो नसें होती हैं या खून की नलियां जिनको हम बोलते हैं आर्टेरियल, उनके फैलने और सिकुड़ने की जो पावर है उसमें चेंज होने की वजह से ये इस तरीके का सिर दर्द होता है। तो इसे हम माइग्रेन कहते हैं। तो मुख्यतया जैसा कि मैंने आपको बताया है, फीमेल में ये बहुत ही कॉमन है। फीमेल में बहुत ही कॉमन है। तो आप इसका ट्रीट भी करते ही होंगे जी। तो माइग्रेन के क्या सिम्टम रहते हैं और इसका ट्रीटमेंट में किस मेथड से, किस प्रोटोकॉल से होता है, या कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है? देखिए, माइग्रेन का एज सच पहले माइग्रेन को पता लगाना ज़रूरी है या डायग्नोसिस ज़रूरी है, क्या ये माइग्रेन ही है। अच्छा। इस तरीके के और भी हेडेक होते हैं, तो उनसे भी ये कई बार मैच करता है। तो जब हम देखते हैं कि माइग्रेन क्यों होता है, तो उसमें आप देखते हैं कि जब माइग्रेन का सिर दर्द होता है तो एक लगातार बना रहता है। साथ में जब भी माइग्रेन किसी को होता है तो उसके साथ में कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे उनको वॉमिटिंग का मन करता है, और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, हल्का हल्का सिर दर्द बना रहता है, लगातार 2 से 3 दिन तक बना रहता है। आप कई बार कुछ मेडिसिन्स या लेंगे, उसके बावजूद भी सिर दर्द कम नहीं होता है। और मतलब आप जब नींद लेंगे, नींद भी आ गई, उसके बाद जब आप अगले दिन उठते हैं तो भी आपको सिर दर्द बना रहता है। तो इस तरीके से माइग्रेन जो है, और फीमेल में बहुत कॉमन है। एक और है कारण है इसका कि जब आप कुछ फूड, कोई स्पेसिफिक टाइप का कुछ फूड खाते हैं, उससे हमेशा माइग्रेन का या सिर दर्द होता है। तो हम माइग्रेन में देखते हैं कि माइग्रेन के कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं या कुछ कारण होते हैं जिनके कारण से माइग्रेन होता है। तो इसमें जिसको माइग्रेन लगातार होता है उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और उनको अपना एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। उसमें वो सिम्टम्स लिखें कि ये माइग्रेन क्यों हो रहा है। तो जब भी जिस तरीके से हम एक उसमें लेके चलते हैं, जब भी महिलाओं को बाल धोती हैं उसके बाद उनको सिर दर्द होने लगता है। कुछ खाना ऐसा होता है जैसे चॉकलेट है या कुछ और फूड है, कॉफ़ी है, उसको लेने से उनको सिर दर्द, माइग्रेन शुरू हो जाता है। नींद नहीं आने से हो जाता है। तेज शोर शराबे में, म्यूज़िक जो बहुत तेज़ डीजे वगैरह, उसमें जाने से हो जाता है। या कभी
कभी कभी ब्राइट लाइट, जो है तेज लाइट में। तो ये सब माइग्रेन के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। तो जब भी इस तरीके की कुछ इवेंट उनमें ट्रिगर की तरह काम करती है और उसके बाद ये शुरू हो जाता है, तो माइग्रेन जिसको भी होता है उसको चाहिए कि एक डायरी मेंटेन करें और ये सब सिम्टम्स क्यों, कब हुआ और कितने टाइम के लिए हुआ उसमें लिखें। इससे आपको जो हो, जब भी आप इलाज लेने के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसमें आपको हेल्प रहेगी उसका ट्रीटमेंट करने में। तो माइग्रेन का क्या परमानेंट सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है? जी, माइग्रेन का परमानेंट इलाज संभव है, पर थोड़ा इसमें हमको, हम कहें तो धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और निश्चित ये ठीक हो जाता है। कि किसी भी वजह से सिर में दर्द होता है, लोग किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना डायरेक्ट मेडिकल शॉप पे जाके कुछ मेडिसिन के नाम उनको याद भी हो जाते हैं अपने एक्सपीरियंस से और लेना शुरू कर देते हैं। क्या आप इस प्रैक्टिस को सही मानते हैं? और नहीं मानते हैं तो क्योंकि मेरे को तो कई बार आश्चर्य होता है लोगों पर कि ऐसा ये क्यों करते हैं, लेकिन आपके क्या सजेशन उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से ही मेडिसिन लेके और खाना शुरू कर देते हैं? जी दिनकर जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। और इसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर जो ऑन द ड्रग्स मिलती हैं, तो लोग क्या करते हैं, एक शॉर्टकट लेने के लिए, पैसा बचाने के लिए सीधा मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और उससे दवाई लेते हैं। पर ये इतनी बड़ी समस्या है इंडिया में, क्योंकि ये सिर्फ शायद ये हमारे जो एशियन कंट्री है या इंडिया है वहाँ ही इस तरीके से ड्रग मिलती है। आप अगर कहीं बाहर जाएंगे तो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ये अलाउड नहीं है। क्यों? इसका ये कारण है कि ये इस तरीके से ऑन द काउंटर ड्रग लेना आप कई बार जानलेवा साबित होता है। दूसरी बात ये कि बिना किसी डॉक्टर की परामर्श के, बिना किसी डायग्नोसिस के, बिना ये जाने कि आपको बीमारी क्या है, उसका कारण क्या है, सिर्फ दवाई लेने से आपकी बीमारी मास्क हो जाती है। ज़्यादातर क्या होता है, किसी को सिर दर्द हुआ और उसको कारण पता नहीं है कि क्यों सिर दर्द हुआ, उसने जाके दवाई ले ली। दर्द की दवा लेने से सिर्फ दर्द कम होगा, बीमारी नहीं ठीक होगी, है ना? ऐसा और ऐसे कई सारे जो चीज़ें मैं कई बार देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है इस बारे में। मैंने देखा कि एक बार जब मैं दिल्ली था तो एक मेडिकल स्टोर पे एक व्यक्ति अपने बच्चे, एक छोटे बच्चे को लेके गया। वो बोला इसको दिक्कत हो रही है, इसको दवाई दे दो। छोटे बच्चे को, वो 1 साल का बच्चा, गोद में बच्चा। तो मुझे बहुत ही ये अचंभा है कि ये अपने बच्चे को जो मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट दवा ले रहा है, इसके बच्चे की को जान का खतरा भी हो सकता है, तो ये नहीं लेना चाहिए। दूसरा एक चीज़ है, और भी प्रैक्टिस हैं जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं, किसी भी फील्ड के, उनसे आप लोग इलाज लेते हैं। कई बार जो अपने फील्ड में बिल्कुल नहीं जानते, उनसे लोग परामर्श लेते हैं। कोई बीमारी हो जाती है, फ्रैक्चर हो गया, किसी को गिर गए, जाके आपने मालिश करवा ली। ऐसे कई केसेस हुए हैं जिनमें कि लोगों को बाद में बोन डिसलोकेशन, किसी ने पहलवान ने हाथ में थोड़ा सा, एक अभी कल परसों मेरे पास एक मरीज आए थे, तो वो बताते हैं कि उनको थोड़ा सा गिरे, वो चोट लगी हल्की, उसके बाद उनको पहलवान ने जाके उनका हाथ खींचा और उसके बाद वो डिसलोकेट हो गया। तो पहले समस्या कम थी, अब वो ज़्यादा बढ़ गई और उनको बाद में उसका सर्जरी करवानी पड़ी। तो ऐसे ही ऑन द काउंटर जो ड्रग लेते हैं वो आपको बहुत नुकसान कर सकती है, और कई बार तो ये लोग बताते भी नहीं है कि वो ड्रग क्या दी गई है। वो पढ़ना भी नहीं आता उनको। हाँ। जो उसने ऑन द काउंटर ड्रग दे दी और ले ली उसने। हाँ, तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और मैं ये कहूँगा कि थोड़ा आपको अपनी बीमारी को सीरियसली लेके और डॉक्टर से परामर्श लें, उसके बाद ही कोई दवाई लें। एक्सीडेंट के दौरान, रोड एक्सीडेंट के दौरान या किसी भी एक्सीडेंट के दौरान, गिरने से होने वाले एक्सीडेंट के दौरान सर में चोट लग जाना, ऐसी स्थिति हो जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए? और उसके बाद जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो क्या ट्रीटमेंट देते हैं? आपने बहुत ही अच्छी समस्या के बारे में जो है जिक्र किया है। हेड इंजरी जो है इतनी गंभीर समस्या है। आपको ये बताता हूँ कि 2023-24 के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमारे इंडिया में लगभग 5 लाख रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट
हर साल होते हैं, 5 लगभग 5 लाख एक्सीडेंट। और जो 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं उसमें लगभग 2 लाख जाने चली जाती है। वैसे 1,80,000 है, पर हम उसको राउंड ऑफ करके हम 2 लाख उसको मान सकते हैं। अब आप ये देखिए, जो 2 लाख जाने जाती हैं, उन 2 लाख जानों में 18 साल से लेकर 34 साल के लोग 60% से ज़्यादा होते हैं, यंग लोग। तो आप देखिए कितना बड़ा लॉस हमारा जो यंग जनरेशन का हमारे देश को होता है कि 60% से ज़्यादा लोग उसमें यंग होते हैं। और एक चीज़ है कि इस जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं उसमें 20% से ज़्यादा लोग पेडेस्ट्रियन होते हैं, जो पैदल चलने वाले हैं। ये पेडेस्ट्रियन की तादाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। और देशों के तुलना में जो हमारे यहाँ पैदल चलने वाले, फुटपाथ पे चलने वाले, रोड क्रॉस करने वाले, छोटा साइकिल पे चलने वाले बच्चे, इन सब की तादाद हिंदुस्तान में ज़्यादा है। वो मतलब रोड के किनारे सेफ नहीं है। हाँ, जो हमारे यहाँ रोड क्रॉस करते वक्त जो डेथ होती है, और ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लगभग उसकी परसेंटेज 20 के आसपास, 20% के आसपास लोग जो होते हैं पेडेस्ट्रियन। तो ये हमारे इंडिया में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। कि अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, मान लो किसी भी वजह से सर में चोट लगी, सबसे पहले क्या उसको फर्स्ट एड दी जानी चाहिए? कोई भी रोड एक्सीडेंट के आप मरीज को आप अप्रोच करते हैं, तो पहली बात तो ये कि जब भी किसी को एक्सीडेंट हो, उसे पूरा उस साइड से वहाँ से दूर करके और उसको हम उसका सिर वाला भाग ऊपर रखें, सिर वाला हेड अप जिसको बोलते हैं, वो ऊपर रखें। दूसरा, कोई भी नुकीली चीज़ हो उसको आप हटा दें, एक उसको करवट में लिटा दें। इसका कारण ये है कि जब भी अगर हम उसको सीधा लेटाएंगे, कई बार क्या होता है, हेड इंजरी होती है तो उस पेशेंट को वॉमिटिंग होती है। अगर वो वॉमिटिंग उसकी सांस की नली में चली गई सीधा लिटाने से, तो वो एस्पिरेट करके वो उसकी जान जा सकती है। इसलिए जब भी इस तरीके का मरीज हो हेड इंजरी का, उसको करवट में लिटाएं, थोड़ा सिर वाला भाग ऊपर रखें। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, गर्दन की मूवमेंट ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता होता कि उसको कोई सर्वाइकल इंजरी है या नहीं, तो इसलिए गर्दन की मूवमेंट ज़्यादा नहीं करें। फिर इसके बाद आता है कि अगर उस मरीज को कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए आप उसको कोई आपके पास उस टाइम कपड़ा है या कोई साफ़ सुथरा कोई भी टॉवल है या कुछ, वो बांधें। और अगर सिर से ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम हाथ लगाकर प्रेशर से भी रोका जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि सिर की ब्लीडिंग जो है हमारी बोन के अगेंस्ट प्रेस करने से रुक जाती है। तो ब्लड लॉस नहीं हो उसका आप ध्यान रखें। और एक चीज़ कि ऐसे मरीज को खाना या पीना बिल्कुल भी ना दें, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसको कोई पानी या खाना नहीं दें, वो भी एस्पिरेट करके और वो प्रॉब्लम में जा सकता है मरीज। तो ऐसे मरीज को क्या CPR दिया जा सकता है? क्योंकि कई बार जो ब्रीदिंग में अगर उसके प्रॉब्लम हो रही है, CPR अगर मरीज बेहोश है, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और अभी आपको लग रहा है इसकी पल्स आ रही है, तो उसको CPR दिया जा सकता है। जी, CPR देकर हम मरीज की जान बचा सकते हैं। और जब वो जैसे ही आपके पास पहुंचता है किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास या किसी डॉक्टर के पास, तो आप लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए एक सिंपल एक्सीडेंट केस में? हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हेड इंजरी के ऐसे जो मरीज हैं, उनको समय पर अस्पताल पहुंचाकर, जो हमने अभी आंकड़ा जो बात की, लगभग 50,000 से भी ज़्यादा जानें समय पर अस्पताल पहुंचाकर बचाई जा सकती है, जल्दी से जल्दी पहुंचाकर। हाँ, तो अब ये आता है कि जब मरीज हमारे पास आता है तो हम तुरंत उसका सबसे पहले जो है हम उसका रेस्पिरेशन देखते हैं, उसका ब्लीडिंग जो है, उसका ब्लड प्रेशर ये देखते हैं। वो
अगर कहीं पे वो रुकावट है, जैसे हमने कहा कि कुछ एस्पिरेट कर गया है, सांस ढंग से नहीं आ रही है, तो तुरंत उसको हम इंट्यूबेट करते हैं। हमारा एक जो है पैटर्न होता है ABC जिसको बोलते हैं, उसमें एयरवे ब्रीदिंग, सबसे पहले एयरवे देखते हैं, इसीलिए हमने कहा कि उसको करवट में लिटाएं ताकि उसका एयरवे क्लियर रहे, और कुछ पिलाएं नहीं ताकि उसमें सांस की नली में कुछ नहीं जाए। तो सबसे पहले एयरवे देखते हैं, फिर उसका ब्रीदिंग देखते हैं, फिर उसका सर्कुलेशन, माने कि अगर ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है, ब्लीडिंग हो गई, तो फिर तुरंत उसको IV एक्सेस से IV फ्लूइड देते हैं, और उसके बाद फिर D फॉर डिसेबिलिटी, जो भी और कोई प्रॉब्लम है वो देखते हैं। व्यूअर्स, आपने देखा हमारे जो न्यूरो सर्जन आज हमने इनवाइट किया, उन्होंने हेड इंजरी होने पर एक्सीडेंटल केस में उसका एक प्रोटोकॉल ABCD बताया। काफ़ी अच्छी जानकारी मेरे को लगी, क्योंकि हम इस चीज़ को काफ़ी ईजीली से तरीके से सीख सकते हैं। तो हेड इंजरी के दौरान क्या क्या करना है वो डॉक्टर योगेश अग्रवाल ने बताया। अब सर, मैं आपके न्यूरो सर्जन होने के पर्सपेक्टिव से एक अगले स्टेप पे जाना चाहूँगा। एक शब्द हम सुनते हैं, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली होता क्या है, हमें कैसे पता चले कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या हैं जिसके बाद जो पेशेंट आपके पास पहुंचता है फिर आप उसको कंसल्ट करते हैं? ट्यूमर जब हम लेते हैं, ट्यूमर का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल्ड और इरेगुलर जो ग्रोथ होती है, उसको हम ट्यूमर का नाम देते हैं। सेम कहीं पे भी बॉडी में ट्यूमर हो सकता है, चाहे बॉडी में और कहीं भी हो। इसी तरीके से सिर में भी, जो ब्रेन के अंदर अगर ब्रेन सेल्स की ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाती है, इरेगुलेटेड हो जाती है, तो उस केस में वो एक गुच्छा जैसा बना लेते हैं और एक मास बना लेते हैं, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर उसी को कहा जाता है। अब ब्रेन ट्यूमर जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक ट्यूमर जो ब्रेन इटसेल्फ में अराइज हुआ है, वहीं से बना है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। और दूसरा जो कहीं बॉडी में कहीं और कैंसर था या ट्यूमर था, वहां से फैलकर ब्रेन में आया है, उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। जी। और इसमें भी जो प्राइमरी जो हमारे ब्रेन में ट्यूमर हुए, वो दो तरीके के होते हैं। एक जिनको हम बोलते हैं बिनाइन, और एक जिनको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट। तो जो ब्रेन ट्यूमर बिनाइन होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, वो लो ग्रेड होते हैं, तो इसलिए उनमें उनका प्रोग्नोसिस या कहें तो उनको हम जब निकाल देते हैं या उनका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद में आपकी लाइफ नॉर्मल चलती है या उनसे जान का खतरा नहीं होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, जो कि ये ब्रेन ट्यूमर जो है कैंसरस होते हैं, हाई ग्रेड के होते हैं, और ये उनमें जान का खतरा होता है। तो कई ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कई बार कि आप उनको सर्जरी कर देते हैं, रेडियोथेरेपी, या उसके बावजूद भी ये कंट्रोल नहीं होते हैं और मरीज की जान को खतरा होता है। कैसे महसूस होता है किसी पेशेंट को कि उसको ब्रेन ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम है, ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं और आप उसका ट्रीटमेंट फिर कैसे करते हैं? अभी जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि वैसे तो सिर दर्द इतना कॉमन है, पर इन केस अगर किसी भी मरीज को इस तरीके की परेशानी होती है, ब्रेन ट्यूमर अंदर है उसके सिर में, तब ये डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के किस हिस्से में है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो तो हेडेक ही है। सिर दर्द होता है आपको, अगर सिर दर्द लगातार हो रहा है, आपने मेडिकेशन भी लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, लगातार, और सिर दर्द के साथ में उल्टियाँ हो रही है, उल्टी का मन कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये तो हो गया एक कॉमन सिम्टम। फिर आपको जिस भी एरिया में आपका ट्यूमर है, ब्रेन के जिस हिस्से में है, वहाँ से जो बॉडी का पार्ट रेगुलेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स आते हैं। लाइक जैसे हम देखें कि आँखों की रोशनी चली जाती है, कान से सुनना कम हो जाता है, आपको गंध या स्मेल जो है वो कम होने लगती है, या बॉडी के किसी पार्ट में आपको वीकनेस आ जाती है, जैसे कि एक साइड में आपको किसी को लकवा आ गया है, हाथ कमज़ोर हो गया या इम्बैलेंस हो गया,
चलते वक्त उसको दिक्कत आ रही है। तो ये लकवे की प्रॉब्लम जो पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, हाँ, ये भी इसी से कंसर्न जी, है। ब्रेन हमारे हाँ। जो है पूरी Nervous बॉडी का system। एक वो कंट्रोलर है। कंट्रोलर है, हाँ, बिल्कुल। तो सारी बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं वो सब यहाँ से कंट्रोल होती है। तो किसी भी जिस पार्ट को ब्रेन कंट्रोल करता है, अगर वहाँ कोई परेशानी है तो उसी पार्ट में वो परेशानी दिक्कत होने लगती है, उस पार्ट में कमजोरी होती है। तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या न्यूरोलॉजिकल वीकनेस बोलते हैं। तो जैसा कि जिस भी पार्ट में वो ट्यूमर हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स आएगा, इम्बैलेंस होगा, वीकनेस होगी, ये सब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स अगर इस तरीके के सिम्टम्स सिर दर्द के साथ में हो तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम ब्रेन में है और हमें न्यूरोसर्जन से परामर्श लेना चाहिए। इग्नोर नहीं करें। तो व्यूअर्स, इग्नोर नहीं करें इस तरह के सिम्टम्स को। और डॉक्टर साहब, जैसे ही आपके पास पेशेंट आता है कंसल्टेशन के लिए, आप सबसे पहले क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्राइमरी कंसल्टेशन उसको ब्रेन ट्यूमर के बारे में देते हैं? जी, ब्रेन ट्यूमर में सबसे ज़रूरी है कि आपको पहली बात तो हम उसको जो है ये देखते हैं कि वाकई में ब्रेन ट्यूमर है, तो उसके लिए कुछ जांचें जैसे एमआरआई है या सीटी स्कैन है, वो प्रेफरेबली जो अवेलेबल है और वो करा के हम पहले उसको कंफर्म करते हैं। दूसरा एक बात ध्यान रखने की होती है, जब भी ब्रेन ट्यूमर किसी को है तो उस केस में उसमें दौरा पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है वीकनेस के साथ साथ में। तो उसको उसके लिए दवाइयाँ स्टार्ट की जाती है ताकि उसको दौरा नहीं पड़े, क्योंकि कई बार पेशेंट ऐसा हो अकेले में हो या कोई वो ड्राइव कर रहा है और उसको इस टाइम पे दौरा आ गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो एक तो ज़रूरी है डायग्नोसिस, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही जानकारी आपने दी। डॉक्टर साहब, मैं आगे बढ़ते हुए ब्रेन ट्यूमर के एक और ब्रेन से जुड़ी हुई जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी ओर आपको ले जाना चाहूँगा और आपसे उसके बारे में जानना चाहूँगा, दैट इज़ ब्रेन स्ट्रोक। ये ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है और हम कैसे पहचाना कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया? जी, ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई लेके जाती है, जो ब्लड वेसल्स, उसमें अगर कोई रुकावट आ जाती है तो ब्रेन को खून की सप्लाई बंद हो जाएगी। जैसे हार्ट में होता है तो उसको हम कह देते हैं हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी। हाँ, कोरोनरी आर्टरी बंद हो जाती है। तो यही सेम ब्रेन में होता है। अगर ब्रेन की सप्लाई बंद हो जाती है तो उसको ब्रेन अटैक भी बोल सकते हैं या ब्रेन स्ट्रोक। अब ये होता क्या है, ये दो तरीके का होता है। एक तो जो खून की नस है वो सिकुड़ जाए या उसमें कोई क्लॉट फंस जाए, तो दोनों तरीके से वो ब्लड का बहाव उसमें बंद हो जाएगा और उसको बोलते हैं हम इस्चेमिक स्ट्रोक। अच्छा। और एक दूसरी तरीके का होता है जिसमें खून की नस फट जाती है तो उसमें अंदर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक। तो दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा। दोनों का प्रोटोकॉल डिफरेंट तो होता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा बिल्कुल हमारे व्यूअर्स के लिए कि घर में मान लो ऐसी प्रॉब्लम हो गई या वर्क करते समय किसी को ये ब्रेन स्ट्रोक वाली प्रॉब्लम हो गई, तो उस समय क्या हम करें? मतलब हमारा फर्स्ट शॉट उसके लिए रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो जब भी आप मतलब घर पे हैं या कहीं ऑफिस में हैं और इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो देखिए पहले तो हम इसके रूट कॉज पे जाते हैं कि स्ट्रोक के कारण क्या क्या हैं। तो स्ट्रोक के कारण में आता है मुख्यतया ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जिसको हाइपरटेंशन या रहता है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रेस है। ये सारे इस जो कारण हैं मुख्यतया इसमें ब्लड प्रेशर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर होता है कई बार वो क्या है अपना ट्रीटमेंट इरेगुलर लेते हैं या दवा मिस कर देते हैं, तो इस केस में फिर उनके ब्लड प्रेशर से जो खून की जो हमारी नसें हैं उन पर असर पड़ता है और स्ट्रोक का खतरा उनको बढ़ जाता है। तो जब स्ट्रोक हुआ तो इसमें सबसे मुख्यतः ये होता है कि आप अचानक से होने से पहले कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आने लगते हैं, वो जैसे कि जुबान का लड़खड़ाना, तुतलाना, ये स्पीच में जो प्रॉब्लम होती है वो आना शुरू हो जाता है। समझ जाना चाहिए एक साइड आपको जो बॉडी में कमजोरी आने लगती है
घबराहट है, चक्कर है, सिर दर्द है, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको मुख्यतः दिखने लगते हैं। तो इनसे हमें और पेशेंट जिनको ये ब्लड प्रेशर डायबिटीज पहले से है तो वो इसमें अवेयर हो जाएं कि ये कोई प्रॉब्लम हो सकती है या स्ट्रोक का एक साइन हो सकता है, तो आप इग्नोर नहीं करें और उसमें तुरंत जो है हॉस्पिटल पहुंचें। तो इसमें क्या है, टाइम का बहुत बड़ा रोल है कि कितने ड्यूरेशन में हम पहुंच जाते हैं जी हॉस्पिटल। जी 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 हम अस्पताल पहुंचे, वो ड्यूरेशन और इलाज शुरू करवाने का वो ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो हमने बात की है इस्चेमिक जो स्ट्रोक होता है जिसमें खून की नस बंद हो जाती है, उस केस में हम खून का थक्के को घोलने के लिए दवाइयाँ देते हैं। उसका टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि वो असर करती हैं, जैसे कि वो 3-4 घंटे के अंदर अगर देंगे तो वो असर उनका सही होता है। तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट हो जाता है? जैसे ये आप बता रहे हैं इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक, आप सर्जरी करते हैं तो लोग कई बार ये घबरा जाते हैं, हो सकता है इसका कोई इलाज ही नहीं हो, तो क्या हमारे यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि रियल में ब्रेन स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट हो जाता है? जी बिल्कुल, अगर व्यक्ति सही समय से अस्पताल पहुंच जाता है तो इलाज होता है और मरीज सही भी हो जाते हैं, पूर्णतः ठीक होने के चांसेस जिसमें होते हैं अगर मरीज सही से अस्पताल पहुंच गया टाइमली। तो इसमें क्या है, जो दोनों तरह के स्ट्रोक हमने अभी बात की है उसमें जो इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ जाए जिसमें कि क्लॉट बन जाता है, सिकुड़ जाती है नली जो हम खून की नस, उसका एक अलग इलाज होता है। उसमें हम वायर डाल के या तो थ्रोम्बस को निकालते हैं, उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, या दवाई दे के लाइसिस करते हैं, उसको तो केमिकल थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। तो वो जितना जल्दी होगा उतना मरीज के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो दिमाग का हिस्सा जिसमें ब्लड सप्लाई रुकी है, अगर वो बहुत देर तक रुकी रही तो उसमें फिर वो मरने लगता है हिस्सा, जिसको कि इन्फार्क्ट बोलते हैं। दूसरा एक जो स्ट्रोक जो होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, उसमें ब्लीडिंग जब होती है तो उसको सर्जरी द्वारा ऑपरेशन करके और उस ब्लीडिंग को निकाल दिया जाता है, थक्के को हटा दिया जाता है ताकि वो ब्रेन को और डैमेज ना कर सके, और इस तरीके से इसमें भी मरीज की जान बचाई जा सकती है। मिर्गी के इलाज के लिए, एपिलेप्सी के इलाज के लिए हमारे जो सोसाइटी है उसमें बड़ी तरह तरह के उल्टी सीधी चीज़ें भी चल रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इनको कंट्राडिक्ट करते हुए हमें ये बताएं कि एग्जैक्टली एपिलेप्सी होता क्या है और इसका एक बेसिक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या होता है। तो जैसा आपने इंसिडेंस देखा तो उसमें दोनों चीज़ें हो सकती है कि व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आया और उसकी वजह से वो स्कूटी से गिरा, या दूसरा भी हो सकता है कि व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी से गिरा और उसको दौरा आ गया। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा। पर ज़्यादा चांसेस ये है कि मिर्गी का दौरा है। तो देखिए कि मिर्गी क्या होती है, पहले तो हम उस पर बात करते हैं कि व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को, मरीज को एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती है बॉडी में, वो कई तरीके की होती है, उनको हम मिर्गी का दौरा या सीजर बोलते हैं। जैसे कि चेहरे का टेढ़ापन हो गया, बॉडी हाथ पैरों की एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो गई, और उस टाइम पे उनकी जीभ भी कट सकती है, बेहोश भी हो जाते हैं, कई बार हाथ पैर अकड़ जाते हैं, नमनेस हो जाती है, या फिर कुछ ऐसा भी दौरा होता है जिसमें कुछ सेकंड्स के लिए व्यक्ति एकदम रुक जाता है और उसके बाद वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ये दौरे के कई टाइप्स हैं। इनको हम सीजर या मिर्गी बोलते हैं, और जब ये लगातार होता है, किसी व्यक्ति को बार बार रिपीटेडली हो रहा है, तो उसे हम एक बीमारी का नाम देते हैं जिसे कि हम एपिलेप्सी कहते हैं। अब एपिलेप्सी इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, इतनी कॉमन समस्या है कि इंडिया में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति एपिलेप्सी से पीड़ित हैं, और उसमें भी एपिलेप्सी में लगभग इसका इंसिडेंस अर्बन एरिया में कम है, और जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, तो हम अर्बन में कहें तो लगभग 0.8 to 0.9% इंसिडेंस है, और जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें 1.9% के आसपास है। तो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है। तो आप देखिए कि कितनी ज़्यादा गंभीर समस्या है ये एपिलेप्सी। तो ये क्या इसका रीजन जेनेटिक होता है, या एट द पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में कभी भी किसी
न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस से ये शुरू हो सकती है। जी। तो इसके कारण पे हम आते हैं, तो कारण कई सारे हो सकते हैं इसमें, पर हम शुरुआत से जब हम लें तो जब डिलीवरी के दौरान जब बच्चा पैदा होता है, अगर उस टाइम पे कोई परेशानी हुई, ट्रॉमा हुआ या हाइपोक्सिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो पहला कारण तो जब बचपन जन्मजात शुरुआत से ही वो बर्थ लेने वाले चाइल्ड में ये प्रॉब्लम बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ उसी टाइम से शुरू हो सकता है। तो उसको ब्लीडिंग हो जाती है या कुछ और हाइपोक्सिया की वजह से उसको फिर सीजर्स आने लगते हैं। उससे बड़े जो बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों में ये समस्या बहुत कॉमन है, उससे बड़े जो बच्चे होते हैं उनमें मुख्यतया सबसे बड़ा कारण है बुखार का आना, कोई इन्फेक्शन या बुखार का आना। तो एक बात, हम हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे या हमारे एंसेस्टर्स, वो बहुत ही समझदार थे। आपने देखा होगा कि जब भी बुखार आता है किसी को तो क्या करते हैं हम? ज़्यादा तेज फीवर होता है तो एक कपड़े को गीला रख करके उसके सिर पे रखने बिल्कुल बिल्कुल। सिर पे ही क्यों रखा जाता है? टेम्परेचर इसका कारण क्या है? आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो सबसे पहले अगर जब भी किसी को बुखार आता है तो हमारे यहाँ ये सदियों से चला रहा है ट्रेडिशन, सबसे पहले कपड़ा करके हम सिर पे रखते हैं। उसका कारण यही है कि जिसको हम दिमागी बुखार कहते हैं या दिमाग पे चढ़ गया ये बोलते हैं, तो अगर बुखार बच्चों में लंबे समय तक रहता है, टेम्परेचर हाई रहेगा, तो उस केस में उनको सीजर्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये एक मुख्य कारण है दौरा पड़ने का बच्चों में। और फिर वो एक बार शुरू हुआ तो उनको लाइफ टाइम जो बन जाता है। उसके आगे हम चलते हैं तो एक न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस होता है। जब हम कुछ रॉ सब्जियां ये सब खाते हैं तो उनमें कीड़ा होता है, उसके अंडे कई बार जो है हमारे ब्रेन में पहुंच जाते हैं, जिसको कि हम न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। ये भी एक कॉमन समस्या है दौरा पड़ने की। फिर उसके बाद आता है इन्फेक्शन, कोई ट्यूमर है या कोई ट्रॉमा है, हेड इंजरी है या इस टाइप से, ये भी एक एपिलेप्सी का कारण है। और लास्टली इडियोपैथिक, जब कई बार हमें कारण का ही पता नहीं लगता, बिना मतलब हम जब सर्च करते हैं तो कई बार कारणों का पता नहीं लगता है, ऐसा भी होता है। अच्छा, तो ये रीजन्स हैं एपिलेप्सी के या मिर्गी के। तो हमारा फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए? इस तरह की कोई घटना हमारे घर में या सोसाइटी में हो जाए तो हम क्या उसको रेस्पॉन्स करें, ट्रीटमेंट दें और फिर आपके पास लेके आएँ? अच्छा सवाल। इसमें जब भी जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसको दौरा पड़ा है तो घबराएं नहीं, है ना। पहली बात तो ये है कि रोकने की कोशिश नहीं करें, बहुत ज़रूरी है। दौरा अपने आप रुकेगा, आपको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। आपको करना क्या है, मरीज को आपने एक करवट से लिटाना है, वही उसका सिर वाले भाग को आपको थोड़ा ऊपर करना है। कोई नुकीली वस्तु है तो उसको आसपास से हटा दें ताकि उसको इंजरी नहीं हो। और थोड़ी बहुत देर में और दौरा खुद ब खुद रुक जाता है। हाँ, और इस बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि उसे कुछ पीने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं देना है। और हमने कॉमनली ये देखा है कि बहुत सारे मिथ्स हैं जो हमारे समाज में प्रेवलेंट हैं। हम कई बार उसको मोजा सूंघा देते हैं, कई बार कोई चमड़ा सूंघाते हैं, कई बार कोई जूते सूंघा देते हैं। ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्लियर रखें, उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन मिले और दौरा कुछ मिनट्स में या कुछ सेकेंड्स में खुद ब खुद रुक जाता है। तो दौरा रुक तो जाता है खुद ब खुद, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता था कि अगर उसके जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, आपके पास लेके आए तो क्या सर्जरी की टेक्निक्स कुछ ऐसी हैं जिससे कि हम इसका एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट आज के मॉडर्न डेज में कर सकते हैं? जी देखिए, जैसा कि हम जानते हैं एपिलेप्सी तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसका ट्रीटमेंट दोनों तरीके से पॉसिबल है। जब सर्जरी ये एपिलेप्सी आप मरीजों को होती है, उसमें हम उसका मेडिकेशन हम देते हैं। तो कई बार क्या है कि सिर्फ 1 या 2 मेडिसिन्स उनको चलती है और उससे उनका दौरा कंट्रोल रहता है। तो इस केस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, दवाइयाँ अपना रेगुलर लें और वो कंट्रोल रहेगा। पर कई बार ऐसा होता है कि मरीज को 1, 2, 3 या उससे भी ज़्यादा दवाइयाँ चलने के बाद भी उनके दौरे कंट्रोल नहीं होते हैं। उसको एक रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, हाँ, तो
इस तरीके के जो मिर्गी के दौरे होते हैं, उस केस में हम फिर उनकी जो है जांच करवाते हैं, लाइक एमआरआई, पैट स्कैन और ये। तो उसमें हमको जब पता लगता है कि ऐसा कोई फोकस है या ऐसा कोई कारण है दिमाग में जो हमको मिलता है जांच के दौरान, ईईजी में, एमआरआई में और पैट करवाने पे, कि जिसको कि सर्जरी द्वारा निकाल कर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो फिर उसको हम सर्जरी करते हैं, जिसे कि हम एपिलेप्सी सर्जरी बोलते हैं। और एपिलेप्सी सर्जरी के रिजल्ट्स जो है अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके और कराई जाती है तो बहुत ही अच्छे हैं, और ये मरीज को उसके बाद दवाइयों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। या कई बार ऐसा होता है उसकी 5 या 6 मेडिसिन चलती होती है तो उसको 1 या 2 दवाई पे शिफ्ट हो जाता है और वो दौरे उसके कंट्रोल हो जाते हैं। मॉडर्न लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं या वीमेंस हैं जो लगातार घर का काम करती हैं, उनकी सबसे बड़ी शिकायत आजकल सुनने को मिलती है, जो डॉक्टर्स के पास जाके वो बताते हैं, वो है सर्वाइकल पेन। ये शब्द, ये जो वर्ड्स हैं, हम कई बार आपस में बातचीत के दौरान, फ़ोन पे बातचीत के दौरान सुनते हैं कि सर्वाइकल पेन हो गया। ये सर्वाइकल पेन एग्जैक्टली होता क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और आप इसका ट्रीटमेंट कैसे सजेस्ट करते हैं? सर्वाइकल जो है वो हमारे गर्दन का एक जो है, इंग्लिश में हम उसको बोल सकते हैं सर्वाइकल। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो होती है या स्पाइनल कॉर्ड, उसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें ऊपर वाला जो नेक वाला पार्ट होता है उसको हम सर्वाइकल कहते हैं, वर्टिब्रे जो। हाँ, सर्वाइकल। उसके बाद नीचे थोरेसिक और फिर लंबर, इस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो जब भी हमारी एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ब्रेन से जो भी नीचे की तरफ इंफॉर्मेशन जो जाती है हमारे बॉडी को, हाथ पैर या बॉडी को चलाने के लिए, वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होके जाती है। तो हम कई बार उसको रीढ़ की हड्डी भी बोल देते हैं, पर एक्चुअली वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा मतलब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड। तो जो नेक जो वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल। अब सर्वाइकल जो है हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों से या वर्टिब्रे से बनी होती है। उनके बीच में होती है सॉफ्ट डिस्क, जो कि जैसे ही प्रेशर होता है वो दबती हैं और वापस अपना नॉर्मल शेप में आ जाती है। बट कई बार क्या होता है कि हम एक्सेसिव यूज या फिर गलत पोस्चर की वजह से उन पे स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि वो डिस्क जो है अंदर की तरफ बल्ज करती हैं, वो डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और साथ में वो अंदर की तरफ खिसक जाती हैं, जिनको कि हम डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। तो सर्वाइकल में होता है तो वो उस रीजन में हमारी जो हाथ और पैरों को जो ताकत देने वाली नर्व्स होती हैं उन पे वो दबाव डालती है और इस कारण से बहुत सारी समस्याएं होती है, जो उनको कॉमनली वो कह देते हैं कि गर्दन का दर्द या सर्वाइकल का हम वर्ड हम उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। तो हम जब इसके कारण पे जाते हैं तो आज सबसे कॉमन जो हम उसका कारण देखते हैं वो है हमारी डे टू डे में यूज़, जो जिसके बिना आजकल हम रह नहीं सकते, वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। हाँ, मैं इसको क्वेश्चन को जोड़ना भी चाह रहा था। हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ इतना ज़्यादा हम करते हैं कि हमें ध्यान नहीं होता। मैंने तो कई बार अपने उसमें देखा है कि डे टू डे लाइफ में मैं देखता हूँ लोगों को कि हम अपने मोबाइल को इस तरीके से होल्ड करते हैं और ये गर्दन झुकाई आपने, पूरे दिन ये देखते रहते हैं। ठीक है, पहला कारण ये। या फिर कई बार मैंने देखा है कि लोग मोटरसाइकिल चलाते हुए जब ड्राइव कर रहे हैं तो कान पे ये लगा लिया और इस तरीके से, तो गर्दन पर जो है गर्दन की जो हमारी मसल्स हैं उस पर कितना स्ट्रेस जो है उस पर पड़ता है और सर्वाइकल जो डिस्क है वो धीरे 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 उनमें चेंजेस आने लगते हैं। अच्छा, ये मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है उसके रीजन्स बताएं। ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल के रीजन हैं और इसके अलावा और कारण हैं, जैसे बहुत झुक कर कोई काम करना, एकदम से कोई भारी वज़न को उठा लेना, बिकॉज हमारा हम जो भी वज़न हम हाथ में उठाएंगे उसका वेट का ट्रांसफ़र जो नीचे ज़मीन तक होगा वो बॉडी में, वो पहले हाथ से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू और फिर पैरों के थ्रू नीचे इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। तो जो भी हम भारी वज़न उठाएंगे उसका असर हमारी गर्दन पे पड़ता है। कई बार लोग यंग एज में जिम करते हैं शुरू, और जब एकदम से जोश में शुरुआत में जाके भारी वज़न आपने उठा लिया और उसकी वजह से परेशानी हो गई।
तो ये इसका एक कारण है। दूसरा, सिर पर कोई भारी वज़न रखना। आपने हमारे गांव में ये बहुत कॉमन है, जो गांव में खेती का किसानी का काम करते हैं या मजदूर होते हैं, वो हमारे सिर पर वज़न रखते हैं। तो लंबे समय तक करने से ये वज़न उठाने से इस गर्दन की समस्या हो सकती है। तो ये रीजन है सर्वाइकल पेन का। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या कॉमन ट्रीटमेंट रहते हैं और आप क्या सजेस्ट करते हैं इनके लिए। जी देखिए, ट्रीटमेंट अगर हम शुरुआती दौर में हम परामर्श लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसको समस्या को सिर्फ मेडिकेशन, कुछ प्रिकॉशंस जो हम इस तरीके की ये जो गलतियां कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, लाइफ स्टाइल चेंज या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन विद सम पेन मेडिकेशंस और सम एक्सरसाइज, है ना, इन सब से हम इसका ट्रीटमेंट इनिशियल फेज में हम कर सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है शुरुआती दौर में। पर कई बार क्या होता है कि लोग अवॉइड करते हैं, बहुत लंबे समय तक समस्या बनी रहती है। अपना जो आपने अभी बात करी ओवर द काउंटर, हमने जो उसमें मेडिसिन लिया पेन किलर, उस टाइम के लिए पेन खत्म हो गया, बट आपकी वही एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी, तो आपको समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। और कई बार लोग हमारे पास आते हैं कि उनका एक हाथ ने काम करना कम कर दिया है, फिंगर्स में जो है वह हाथ से चीज़ें छूटने लगी हैं, या वीकनेस आ गई है, इम्बैलेंस हो गया है। तो मसल वीकनेस हाँ, क्रिएट हो जाती है। एक्चुअली तो हमारी बॉडी जो मसल्स हैं उसको कंट्रोल नर्व्स करती है और नर्व्स को अल्टीमेटली ब्रेन करता है। तो ये कुछ रीजन्स आपने बताए। क्या एक और इससे जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, जैसे वीमेंस के कमर में दर्द होना, या ऑफिस गोइंग जो पर्सन्स हैं उनके बैठे रहने की वजह से कमर में पेन होना और फिर पैरों में पेन हो जाना, एक दर्द की सेंसेशन क्रिएट होना, तो क्या ये भी इसी से एसोसिएट होता है या इसका कोई और रीज़न है? जी बिल्कुल, जो हमने अभी डिस्कस किया स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो कमर वाला हिस्सा है, वो उसमें जब दर्द होता है, कमर दर्द जो होता है, तो कमर दर्द के कारण बहुत सारे होते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है उसका, वो है आपका स्लिप डिस्क, जिसको हम डिस्क का प्रॉब्लम बोलते हैं। और जब वो पैर में जाता है तो उसको कई बार उसको शायटिका भी हम कई बार बोलते हैं। तो ये जो कारण है, मुख्य कारण स्लिप डिस्क, वो यूजुअली ये 30 से 50 की एज में कॉमनली मिलता है, और आजकल ये बहुत यंग एज में प्रेजेंट करने लगा है कमर दर्द इसकी वजह से। इसका हम जब कारण देखें तो पहला मुख्य कारण है, वो है हमारा गलत पोस्चर। गलत पोस्चर, तो गलत पोस्चर कैसे होता है? एक जैसे आपने बात की कि अभी हमारे जो यंगस्टर्स हैं ज़्यादातर, जो कि डेस्क जॉब करते हैं, जो कंप्यूटर लैपटॉप पर काम करते हैं, वो अपनी चेयर पे पूरा दिन अपनी गर्दन को और अपनी कमर को झुकाकर बैठते हैं, और इस वजह से उनका जो स्ट्रेस है वो डिस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, और अल्टीमेटली वो बहुत जल्दी उनमें डिहाइड्रेशन होके, और हम जैसा हमने बात की थी, वो बल्ज हो जाता है या प्रोट्रूजन हो जाता है उसका, और वो पैरों की नसों को दबाने लगता है। जैसे आप बता रहे हैं बार बार कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसका मतलब आप ये सजेस्ट करते हैं कि हमें मतलब आपको हाइड्रेटेड रखना चाहिए मैक्सिमम टाइम, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कमी आ सकती है? जी आ सकती है, पर जो यहाँ जो डिहाइड्रेशन का मतलब है, वो हमारी बॉडी, डेफिनेटली हम बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे तो उससे बहुत सारी समस्याओं का निजात हमें मिलता है। बट जब हम डिस्क की डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, तो डिस्क एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम इलास्टिक स्ट्रक्चर है, और उसमें अंदर वो जेल जैसा हम कह सकते हैं, जेल होती है, वो जेल जो है कंप्रेस होगी, उसके बाद जब प्रेशर होगा तो कंप्रेस हो, जब वो हम उस पर प्रेशर हटा देंगे वापस अपना नॉर्मल उस पर आ जाएगी। तो जो जेल जो है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है डिस्क, वो उसमें जेल में पानी धीरे 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 कम होने लगता है। पर नॉर्मली ये उम्र के बढ़ने के साथ साथ कम होता है कि भाई ओल्ड एज 60 प्लस में जाके वो डिहाइड्रेट हो गई, और वो एक नेचुरल प्रोसेस है। बट आजकल हम जो स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस जो डाल रहे हैं हमारी एक्टिविटी या पोस्चर की वजह से, उससे वो डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाता है और ये समस्याएं जल्दी आने लगती हैं। तो आपने जैसे पूछा था, ये यंगस्टर्स में हो गया। दूसरा, हमारी जो महिलाएं हैं वो आज काम करती हैं तो पूरे दिन झुककर काम करती हैं,
कोई घर का जो भी काम है वो आगे झुक कर किया जाता है। एक और आप देखिए, जिनके घर में बच्चे होते हैं तो हम आगे झुक के उठाते हैं, घर का कोई काम है वो भी आगे झुक कर करते हैं। और एक और हम जब व्यापारी, जो हमारे व्यापारी लोग हैं, उसमें दो कारण मुख्यतः होते हैं। पहला तो जिन लोगों की दुकानें होती है वो भारी शटर उठाते हैं आगे झुक के, ये डेली एक्टिविटी है उनकी, तो ये भी एक मुख्य कारण है। माइक्रो ऑब्जर्वेशन हाँ, और एक और कारण है कि पूरे दिन भर वो अपनी जो काउंटर है जहाँ भी वो बैठते हैं पूरा दिन भर बैठे रहते हैं, तो ये फिजिकल मूवमेंट उनकी जो है फिजिकल एक्टिविटी वो बहुत कम होती है, तो ये भी इसका एक बहुत ही मुख्य कारण है। तो अपना पोस्चर अच्छा रखें और फिजिकल मूवमेंट बीच बीच में कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो इस चीज़ को सही रखती हैं। तो स्लिप डिस्क के बारे में हमने जाना, तो स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट जो है तो क्या आप केवल मेडिसिन के थ्रू करते हैं, मेडिकेशन से करते हैं, या इसकी भी कोई सर्जरी या इस तरह का काम किया जाता है आपके हॉस्पिटल्स में? देखिए, 90 से 95% जो केसेस होते हैं स्लिप डिस्क के या कमर दर्द के, वो केसेस बिना किसी सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। उसमें पहला है हमारे जो है पोस्चर को करेक्ट करना, जो हम गलती कर रहे हैं उसको हम सही करें। पहला है पोस्चर, दूसरा है मेडिसिन्स, कुछ जिनसे कि हमारी बॉडी में जो पेन किलर और इन्फ्लामेशन कम होता है वो मेडिसिन्स, और साथ ही कुछ एक्सरसाइज। इन तीनों से हम मिलाकर और थोड़ा रेस्ट, तो ये सब मिला के हम उसको 90 to 95% केसेस में बिना सर्जरी के इनको ठीक किया जा सकता है, बट इनिशियल फेज में। बट लेटर ऑन जब ये समस्या बहुत गंभीर हो जाती है, कोई आप समस्या इस तरह की इतनी गंभीर हो जाती है कि व्यक्ति को पैर में कमज़ोरी आ जाती है, उसका पैर लटक जाता है, उसको कोई वीकनेस आ जाती है, चल नहीं पाता है, या उसको लेटिन पेशाब की ताकत में कमी आ जाती है, तो इन केसेस में फिर सर्जरी जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसमें सर्जरी करते हैं, सर्जरी करके जो दबाव हमारी नर्व्स पे होता है उनको हटाया जाता है, और साथ में अगर अनस्टेबल हमारा स्पाइन होता है तो उसको हम स्टेबिलिटी के लिए फिक्सेशन रोड और स्क्रू डाल के फिक्स भी करते हैं। तो ये कुछ केसेस में ही होता है, ज़्यादातर केसेस में जरूरत नहीं होती है। मतलब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ, कि इससे घबराए नहीं। हाँ। और सर्जरी भी अगर आप टाइमली करा ली जाए तो बिल्कुल नॉर्मल जो है स्थिति में वापस। तो आपने स्लिप डिस्क के बारे में भी काफ़ी इजी तरीके से बताया और हमको नॉर्मलाइज किया कि ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सर्जरी से ही ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात कर रहा था, जैसे आपने एक बहुत कॉमन बात बताई, अपने पोस्चर को ठीक रखना है। पोस्चर को ठीक रखने के साथ साथ क्या आप हमें कुछ ऐसे फूड सजेस्ट कर सकते हैं जो हमारे जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसकी वेलबींग के लिए ज़रूरी हो, या इस तरह की अगर समस्याएं हैं तो वो फूड भी कुछ ट्रीटमेंट का मीडियम हमारे लिए बन सकते हैं? कि लाइफ स्टाइल जो है, पहला तो आपने पोस्चर करेक्शन वो आप करें, उसके साथ साथ फूड हैबिट्स आपकी ऐसी हों जिससे कि हमारी बहुत सारी बीमारियां जो है अगर वो शुरुआती दौर में है तो वो फूड हैबिट से ठीक की जा सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है कि स्पाइन और ब्रेन में जो है हम ऐसा फूड लें जो विटामिन B12 हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B12 तो और आजकल जो हमारे पास जो मरीज आते हैं उनमें B12 बहुत कम होता है। तो जो वेजिटेरियन है, ज़्यादातर B12 एनिमल सोर्स से मिलता है, तो जो वेजिटेरियन है उनमें दही का जो हम प्रयोग करते हैं उससे B12 जो है हमें मिलता है। तो B12 रिच फूड हम लें, और जो नॉनवेज लेते हैं नॉनवेज से भी B12 मिलता है। तो एक ये, दूसरा बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत कॉमन जो परेशानी है वो ये है कि लोग आजकल धूप में बिल्कुल नहीं बैठते हैं, और इसके कारण से व्यक्ति में विटामिन D की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी मिलते हैं। एवरी पर्सन जो भी हमारे पास आज ट्रीटमेंट के लिए आता है उसमें विटामिन D बहुत कम रहता है, तो इसके लिए धूप में बैठें, बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, आपकी बोन्स के लिए ज़रूरी है, न्यूरॉन्स के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप
शुगर जो है वो कम रखें भोजन में। शुगर की वजह से जो है जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें उनकी नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी जल्दी हो जाती है। तीसरा, आप जो हमारी अनाज हैं, साबुत अनाज वो लें, अंकुरित अनाज लें, ठीक है। और हरी सब्जियां, आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, तो आजकल उसके लिए हरी सब्जियां और सलाद बहुत ज़्यादा मात्रा में लें। और एक हम जो बात कर रहे थे, प्रॉपर हाइड्रेशन बॉडी का बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको पानी जो है भरपूर मात्रा में या जो लेना चाहिए। पानी की कमी भी बहुत ही सारी बीमारियों का एक कारण है। तो बड़े कॉमन आपने चीज़ें हमें बताई जिनका हम डेली लाइफ में अगर फॉलो करें तो बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। लास्ट में मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगा हमारे देश के बारे में, हमारे देश का जो मेडिकल सिनेरियो है इसके बारे में। हम देखते हैं कि 1947 के बाद और अब आज हम 2025 में बैठे हैं, देश में काफ़ी बड़ा एडवांसमेंट मेडिकल टेक्नोलॉजी में हुआ है। हमारे यहाँ जो एम्स हैं या जो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं या आप जैसे जो सर्जन्स हैं, जो एक बड़े लेवल के डॉक्टर्स हैं, हमारे देश में एक माहौल बना है मेडिकल फैसिलिटीज़ के इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो सपना देखते हैं विकसित भारत 2047, तो विकसित भारत को बनाने में हमारे जो हेल्दी सिटीजन्स हैं उनकी भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निश्चित रूप से रहेगी। इसी से जुड़ा हुआ एक पक्ष मैं देखना चाहता हूं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स में हम अपने देश के बारे में एक पॉजिटिव बात सुनते हैं कि यूरोप से, अमेरिका से, मिडिल ईस्ट एशिया से या बहुत सारी कंट्रीज से लोग अपना ट्रीटमेंट कराने भारत आते हैं। मेडिकल टूरिज्म, चाहे वो न्यूरल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो या और कार्डियक प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है जो अच्छी है और हमारे डॉक्टर कितने केपेबल है कि पूरे वर्ल्ड के मरीजों का इलाज कर रहे हैं? बहुत ही सही आपने जो है सवाल पूछा है। और हम अगर देखें कि डॉक्टर्स के मामले में तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया नंबर 1 है। जो डॉक्टर्स जितने यहाँ हमारे यहाँ, हालांकि यूरोपियन रेशियो से पहले डॉक्टर्स जो हैं कम हैं, लेकिन जितने डॉक्टर्स इंडिया प्रोड्यूस करता है या साल भर में बनते हैं, वो भी उनकी तादाद भी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। हम तो यूरोपियन कंट्रीज को भी सप्लाई दे रहे हैं डॉक्टर्स की। आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो इतने क्वालिफाइड और स्किल्ड होते हैं, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन, जितना क्लिनिकल स्किल हमारे यहाँ डेवलप होती है वो दुनिया में और कहीं नहीं है। और इसका एक उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई भी इंडियन जो बाहर हैं या कुछ, अगर कोई समस्या होती है तो वो अगर अपने देश में यानी अमेरिका में, यूरोप में अगर वो ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट समझिए कि जो ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे 1 लाख से 5 लाख के बीच में हो जाएगा विद ऑल फैसिलिटीज़, मतलब वो ट्रीटमेंट बाहर जो है उसका कॉस्ट करोड़ में होती है। अच्छा, 2 से 3 करोड़, इतना सस्ता है, इतना फर्क पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि मेडिकल टूरिज्म डेवलप हो। जो एशिया के जो अदर जो कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़, उनसे हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ केयर, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स जो है बहुत अच्छी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आप देखेंगे कि चाहे टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी तो पूरा वर्ल्ड वाइड सिमिलर है। एक बीमारी का ट्रीटमेंट जो यूएस में हो रहा है वो भी यहाँ भी हो रहा है, सिमिलर है। यहाँ के डॉक्टर, वहाँ के डॉक्टर, क्योंकि आजकल कोई कुछ छुपा हुआ तो है नहीं कि वहाँ कुछ है। तो जो ट्रीटमेंट वहाँ हो सकता है वो इंडिया में भी हो सकता है। उसकी कॉस्ट हमारे यहाँ बहुत कम और रीजनेबल होती है। इसलिए मेडिकल टूरिज्म के लिए हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा संभावना है और क्वालिटी में कोई डिफरेंस है नहीं। तो डॉक्टर साहब, आपने फूड की बात की कि हमें कौन से ऐसे फूड्स का यूज़ करना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि लास्ट में कुछ ऐसे कोई टेक होम मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। आपके इतना जो लंबा एक्सपीरियंस है सर्जरीज़ का, हमारे व्यूअर्स आपको से कुछ ऐसे टिप्स
या सुझाव जानना चाहेंगे जो आप उनको दे सकते हैं? मेरा कहना है कि आप मेरी 3 बातों का ध्यान रखें किसी भी बीमारी में। ज़रूरी नहीं है न्यूरोसर्जरी, बट किसी भी बीमारी में 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, टाइम। अगर कोई भी समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसमें टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। स्पेशली हेड इंजरी और स्ट्रोक के मामले में, हेड इंजरी के मरीज के पास जो गोल्डन आवर्स होते हैं वो 3 से 4 घंटे होते हैं। अगर उसमें उसका ऑपरेशन हो गया तो उसकी जान बचाई जा सकती है या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहेगी बाद में। तो पहला तो है टाइम। दूसरा चीज़ है करेक्ट डायग्नोसिस। जब भी आप कोई भी बीमारी के लिए आप जा रहे हैं तो उसका करेक्ट डायग्नोसिस पहले बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप जांच करवाने में घबराएं नहीं। ये नहीं सोचें कि इससे क्या होगा, ये नॉर्मल आएगी, अबनॉर्मल होगी। नॉर्मल आती है तो भी आपका फ़ायदा है, और अगर अबनॉर्मल आती है तो हमें बहुत जल्दी पता लग जाता है कि क्या समस्या है और उसका निराकरण किया जा सकता है। तो करेक्ट डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है करेक्ट डॉक्टर या जिससे आप परामर्श लेते हैं। आप देखिए कि आप किससे परामर्श लेते हैं, क्यों ये बहुत ज़रूरी है। आपके वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपकी जो समस्या है उनका निराकरण और उनका समाधान बहुत सही तरीके से और बहुत ही कम कहें कि खर्चे में हो जाता है। पर कई बार क्या होता है कि हम सही जगह नहीं पहुंचते हैं, घबराहट में, बेचैनी में हम शॉर्टकट लेते हैं और ऐसे लोगों को दिखाते हैं या परामर्श लेते हैं जिनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। तो भरोसा रखिए, सही जगह सही व्यक्ति से और परामर्श लीजिए। और लास्ट मेरा ये कहना है, हमेशा जो है आप जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको हेलमेट लगाकर चलाएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और सीट बेल्ट लगाकर अपनी कार चलाएं। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और यही मेरा टेक होम मैसेज है। थैंक यू। तो विकसित भारत और मेडिकल टूरिज्म के बारे में व्यू डॉक्टर योगेश अग्रवाल आप रखे। तो डॉक्टर साहब, आज अब आपसे हमने बहुत सारी जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपके जो न्यूरो सर्जरी का एस्पेक्ट है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने हमारे व्यूअर्स को दिया, काफ़ी इजी वर्ड्स में दिया। तो सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको थैंक यू। और आज आपसे हमने पैरालिसिस और एपिलेप्सी, स्लिप डिस्क, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, सर दर्द जैसी कॉमन बीमारियों के बारे में बड़े साइंटिफिक तरीके से आपने बताया। डॉक्टर योगेश अग्रवाल से अगर कोई आप प्रश्न पूछना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका क्वेश्चन डॉक्टर योगेश अग्रवाल तक पहुंचा दिया जाएगा और उसका जवाब भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब वंस अगेन। तो व्यूअर्स, ये था हेल्थ मंत्रा एट द कुदरत स्टूडियो, और आज हमने बात करी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में विद हमारे एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर योगेश अग्रवाल, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर से। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक पॉडकास्ट आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। आप अपना लाइक और सब्सक्राइब के जरिए हमें मोटिवेट करते रहिए। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।